हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो आज का ये विषय है। सबसे पहले मैं आपको माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि वीडियो आज लेट हो गई है। कुछ रिश्तेदार आ गए थे भाई, इसलिए समय नहीं मिल पाया। तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपको, आज के बाद आपको वीडियो थोड़ी मैराथन में भी मिलेगी। और हमारा जो नए अभ्यर्थी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि हमारा जो ये पूरा बैच है वीडियो के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगा और ये क्रमबद्ध चला हुआ है भाई। ठीक है, ऐसे नहीं हम क्वेश्चन खेल रहे हैं, मतलब एक आधार मजबूत वाला हम पूरा पाठ्यक्रम करवाएंगे। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। पहले 5 यूनिट सभी के लिए हैं, एस्टेट आल टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहली 5 यूनिट सभी को पढ़नी है। दूसरी बात यह है कि टीजीटी पीजीटी का नोट्स चाहिए तो 999 रुपये के हैं मात्र। और अगर आपको नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के चाहिए तो 1499 रुपये के हैं। ठीक है, बाकी क्लास आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिलती रहेंगी। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो भाई शुरुआत करते हैं। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाल दिए, इसी से संबंधित हैं, भाषा से संबंधित, तो वो भी अवश्य देखें ताकि आपकी क्रमबद्धता ना टूटे। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मध्यकालीन अपभ्रंश भाषाओं के विभिन्न रूपों से हुई है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये 1000 ईस्वी लिखा है, तो यहाँ 1000 ईस्वी से हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। ठीक है, ये आप समझेंगे। और इससे पहले जो मध्यकाल यानी प्राचीन भारतीय भाषाएं, तो कुछ तो क्या है, आपको ऑप्शन मिलेगा 2000 से 800, किसी में मिलेगा आपका 1500 से 500। तो आप कहोगे मैम कौन सा है, तो ये आप ध्यान देंगे कि 2000 से 800 वाला और ये 1500 से 500 वाला दोनों ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, मान लीजिए खोजकर्ता होते हैं, अब मैं खोज कर रही हूँ तो मैंने 1500 ईस्वी तक खोज की तो मुझे कुछ अलग तत्व मिल गए। आप कर रहे हो तो आप और थोड़ा पीछे या आगे जाकर करोगे। तो ये एक प्रक्रिया रही है, जैसे इतिहास में भी रहा है, हड़प्पाकालीन, मोहनजोदड़ो, इसमें जिसने जो खोज की वो मिलता चला गया। तो उसी प्रकार हमारी हिंदी भी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 2800 भी मिलेगा कहीं पर आपको, जैसे उसकी बुक में है, इसकी दृष्टि वाली बुक में तो 2800 मिलेगा। बाकी आपकी जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उसमें आपको 1500 से 500 ये प्राचीन हमारी जो भाषाएं संस्कृत उसकी शुरुआत बताई जा रही है, यानी भाषाओं की शुरुआत है। अब देखेंगे आज का विषय है हमारी आधुनिक आर्य भाषा। तो आधुनिक में हम पढ़ेंगे शुरुआत से ही। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल आपको 0 से लेकर चल रही हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा पीछे जाकर, ताकि आपका जो बेस है वो बना रहे। ठीक है, क्योंकि नए अभ्यर्थी आए हैं तो ये लगेगा कि मैम ने वो तो बताया ही नहीं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पीछे का हम लेकर चलते हैं 5 मिनट 7 मिनट के लिए, तो एक प्रक्रिया हमारी बनी रहती है। ठीक है, तो संस्कृत में हमारे 2 भाग थे, सभी जानते हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद हमारी आई पाली। पाली में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, उसके बाद आई हमारी प्राकृत, फिर आई हमारी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आई हमारी अवट। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी क्योंकि भाई मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, कोई मेरे पास बोर्ड नहीं है। बोर्ड है मेरे पास, लेकिन वो लोकल वाला है, वो नहीं है, टेक्निकल वाला नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है पढ़ाने में। उसके बाद हमारी बंगला, गुजराती, मराठी, ये हमारी बोलियाँ इसी से क्या है प्रक्रिया चलती आई है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, वैदिक संस्कृत में हुई थी वेदों की रचना। वेदों की रचना हुई, सभी जानते हैं 4 वेद लिखे गए थे, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ठीक है, विस्तार से पढ़ना है तो पीछे की वीडियो आप दोनों जरूर देखें। ठीक है, एक लगातार जिसको बेस मजबूत बनाना है उनके लिए है। लौकिक संस्कृत में हमारी रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, जो निरक्षर की भाषा थी, मतलब जो निरक्षर थे यानी जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो आम बोलचाल की भाषा थी, जैसे हम घरों में बातचीत करते हैं
उसी के अनुसार। वैदिक संस्कृत एक साक्षरता वाली भाषा थी, एजुकेटेड जो पर्सन थे उनकी भाषा थी। पाली में मैंने बताया आपको बौद्ध ग्रंथ जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये लिखे गए थे। उसके बाद जो जैन ग्रंथ थे वो इसमें प्राकृत में लिखे थे, फिर हमारी अपभ्रंश, फिर हमारी अवट और फिर हमारी हिंदी। इस तरह से ये प्रक्रिया चली है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत, पाली, प्राकृत के विपरीत, मतलब इसके विपरीत पूर्णतः वियोगात्मक हो गई। अब आपके मन में ये होगा भाई वियोगात्मक क्या हो गई, मतलब ये जैसे ही मान लीजिए संस्कृत को हम पढ़ रहे हैं किसमें, प्राचीन में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमारी मध्यकालीन, लेकिन जब हमारी हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में क्या है, ये हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आ जाती है। तो इसमें वियोगात्मक ऐसा क्या हुआ कि ये वियोगात्मक होगी, वो संयोगात्मक होगी, तो वो मैं बताऊंगी, थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे। देखो हमारे हिंदी में लिंग होते हैं कितने, 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। और हमारी उसके बाद हमारे वचन होते हैं 2, एक वचन बहुवचन। फिर क्या हमारी जो ध्वनियाँ हैं ये जो पंचमाक्षर भुवन। अब क्या है, ये क्या नो बता गई भी, हम एकदम से भाषा पढ़ते हुए हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्यों आ गए, तो वो मैं बताऊंगी आपको। देखो अब क्या है, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी, पहले विस्तार से समझना जरूरी है। अब संस्कृत है हमारी, ये क्या है, हमारी संयोगात्मक है। अब ये संयोगात्मक क्या चीज है, और हिंदी हमारी वियोगात्मक है। अब क्या है, आप कुछ तो सबको तो मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पता है, ठीक है, वो दिन से पढ़ रहे हो, टेस्ट भी क्वालिफाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ नए अभ्यर्थी जुड़े हैं, मैं तो 0 से लेकर सभी को चलती हूँ, आपको पता है, मेरी याद, अरे आपको याद है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे। देखो अब मैंने लिखा तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव हो गया मम देव देव। इस तरह तो मेरी आवाज़ बहुत गला खराब रहता है, वैसे भी आवाज़ भी अच्छी नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता रही हूँ। अब मैं बोलूँगी हिंदी में, बोली, तुम्हें मेरी माता हो, तुम्हें मेरे पिता हो, तुम्हें मेरे विद्या हो, तुम्हें मेरे सब कुछ हो, ठीक है। तो ये मैंने बोला हिंदी में। अब क्या है, जैसे मैं संस्कृत में बोल रही थी तमेव माता च पिता तमेव, तो उसमें मैं क्या कर रही थी, जैसे लिखा मैंने तमेव, तो इसमें मैंने क्या किया, कारक को साथ लगा दिया, मतलब जोड़ के लगा दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि तू ही मेरी माता है, तू ही मेरे पिता, इसमें मैं क्या कारक है जो विभक्तियाँ उनको मैं अलग अलग बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो संस्कृत है हमारी, उसमें हम कारक को साथ जोड़कर बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि संयोग जो होता है, संयोग का मतलब कि जोड़ना, तो संस्कृत क्या हो गई हमारी, संयोगात्मक होगी, क्योंकि हम कारक की विभक्तियों को अलग नहीं करते हैं। इसके विपरीत हिंदी हमारी हो गई वियोगात्मक, मतलब इसमें हम कारक विभक्तियाँ होती हैं उनको अलग करके लिखते हैं। समझ में आई बात, इतना ये है। अब इसमें अब ये हो सकता है कि पेपर में आप भूल जाएं, तो उसके लिए भी मैं ट्रिक दोनों तरह से बताती हूँ। देखो अब क्या है, संस्कृत है, ठीक है। अब आप पेपर में हो गए बिल्कुल प्लान, कुछ याद नहीं है भाई क्या बताया था इस वीडियो में, संयोगात्मक बताया था वियोगात्मक। अब मैं बताऊंगी बिल्कुल बिल्कुल आसान, दोनों ही वह वो तो अच्छी बात है याद रखना, लेकिन नहीं याद रहती है, ये आपत्तिजनक क्वेश्चन, ये आपातकाल के लिए मैंने ट्रिक बताई है। जब कुछ सब कुछ प्लान हो जाए तो देखो, से संयोगात्मक, से संस्कृत, ठीक है, से संयोगात्मक, से संस्कृत। अब बच गई हिंदी, तो वो वियोगात्मक हो गई, वियोग मतलब बिछड़ाव करने वाली, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे, जैसे लिंग है, अब हिंदी में ये भाई त्रय है, ये क्या है, टाइपिंग में कुछ गलती है, टाइपिंग वाला तो हिंदी पढ़ता नहीं है, उसको जो समझ में आया वो लिख देता है। या फिर हिंदी की टाइपिंग आपको पता है कि उसमें बहुत से वर्ण गायब मिलते हैं, मानते हो ना, हिंदी की टाइप करना इतनी आसान नहीं, उसकी भी हम गलती नहीं बताएंगे, क्योंकि जब मैं टाइपिंग हिंदी में करती हूँ, आपने देखा होगा हर कमेंट हिंदी में जवाब देती हूँ, और बाकी हिंदी पढ़ाने वाली मैडम मैं उनकी भी देखती हूँ, वो हिंदी में नहीं कर पाए, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग रोम जो देवनागरी लिपि में थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं अभ्यास के लिए भी करती हूँ, ठीक है। तो भाई इसमें क्या हुआ, देखो अब क्या है, संस्कृत में हमारे कितने भी लिंग मिलेंगे, 3 कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है। और जो हमारे नपुंसकलिंग वो होंगे जो हमारे क्या है, जो निर्जीव है, निर्जीव सारे पदार्थ हो। जो स्त्रीलिंग में जैसे कि अब आप पढ़ रहे हो बिल्ली, चुईया,
तो ये और चूहा, तो ये हमारे क्या है, जीव है, जीव हमारे, ठीक है। पशु भी बोले जाते हैं, लेकिन ये छोटे पशु आते हैं किस श्रेणी में, कुछ तो इनको जीव के, लेकिन पशु की श्रेणी में आते, तो इसमें रख देते हैं। अब क्या है, हमारी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे कोई पदार्थ होता है तो उसको हम नपुंसकलिंग में रख देते हैं, ये संस्कृत का नियम है। जबकि हिंदी के नियम होते हैं जिसमें ई की मात्रा लगती है ना, वो स्त्रीलिंग में डाल देते हैं हम। अपवाद अलग है, जैसे हाथी आ जाता है तो हाथी, अब क्या ये अभी आपने कुछ तो रट लेते भाई, बताया था जो भी सर ने, मैडम ने, ई की छोटी भाई ई की मात्रा है वो क्या स्त्रीलिंग में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो हाथी है ये क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा लगती है, ये अपवाद है। अब मैं भी कहाँ से कहाँ भटक गई, बहुत लंबा खींच दिया मैं। अब क्या है, फिर क्या है, जरूरी बातें भाई आता है ये। अब क्या है, एक बहुवचन एक वचन, तो हिंदी में क्या है, एक वचन बहुवचन दो ही होते हैं, जबकि संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन में जैसे एक, जैसे मौन है या मौन, या मौन का दोस्त 2 हो गया, और मौन के आपके भाई 2 और भी सोन है भी, अन्य दोस्त भी 3 होते, फिर वो बहुवचन में चला जाएगा, ठीक है, 2 द्विवचन में आ जाएगा संस्कृत में। लेकिन हिंदी हमारी क्या है, एक के बाद 2 होते बहुवचन में चले जाते हैं, तो ये हिंदी और संस्कृत में अंतर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। निम्नलिखित 7 अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। अब भाई अपभ्रंश के भी कितने भाग है, 7 हैं, तो वो हम पढ़ेंगे विस्तार से यहाँ पर, ठीक है। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो PDF इस नंबर से प्राप्त कर सकते हो। आपकी TGT PGT की रहेंगे 1999, नहीं माफ़ी चाहूँगी 999, और भाई जो आपके नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की 1499 की PDF ले सकते हैं आप, और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं क्रमबद्धता से। श्रेणी में देखेंगे महाराष्ट्री, अर्धमागधी, ब्राह्मण और खस, ये हमारे अपभ्रंश के हैं 7 भाग, ठीक है, अपभ्रंश के साथ। लेकिन भाई ये क्रमबद्धता टूट भी सकती है, अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो ये क्रमबद्धता, मैं भी भाई बहुत से यूट्यूब वाले क्या है भाई, कभी नाटक कहानी बड़े आपको खुश कर रहे हैं, वो बार बार में नाटक कहानी वही वीडियो डाल रहे हैं और आप खुश होते भाई नाटक करवा दे। अरे भाई क्रमबद्धता, वहाँ पेपर में सिर्फ नाटक और कहानी नहीं आएंगे, आपको क्या है, आप पेपर थोड़ा हार्ड आने लगे और थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पता नहीं, इतनी उसी मैटर से प्रश्न देंगे जो आप छोड़ते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो वो यूट्यूब वाले जो बार बार आपको खुश कर रहे हैं ना भी नाटक की, वो नाटक की उपन्यास कहानी से बाहर वो निकले नहीं, 3 यूनिट उन्हें पकड़ के रखी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपको क्रमबद्धता से करवाऊंगी। लेकिन ये क्रमबद्धता तब रहेगी जब आपका प्रत्युत्तर आएगा। नहीं भाई मैं भी वही कहानी नाटक उपन्यास में ही क्या है पूरा पेपर निकाल दूंगी, देख लेना। अगर आपने मुझे स्नेह और सहयोग नहीं दिया तो मैं आपके लिए कर रही हूँ। मुझे तो अगर व्यू पाने के लिए करते ना, मैं बहुत कहानी नाटक उपन्यास में ही पड़ी रहती, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब ये कि मुझे पता है ना कि पेपर कैसे बनने वाला है। 10 यूनिट से प्रश्न आएंगे, 3 यूनिट से तो नहीं आएंगे। सारे यूट्यूब वाले 3 यूनिट में पकड़े बैठे हैं। आज श्रेणी देखेंगे जिसमें हमारी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है। यहाँ आप कन्नौजी और ऐड कर लेना, ठीक है। कन्नौजी ये टाइपिंग वाले ने छोड़ दी होगी, मैं करवाती हूँ, लेकिन ये कि इतनी PDF करवाती हूँ, अभी ना ध्यान रख, कन्नौजी और कर लेना इसमें ऐड, ठीक है। अब महाराष्ट्री में से मराठी, में से महाराष्ट्री, ठीक है। फिर आती है हमारी मागधी, मागधी में हमारी बिहारी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया। देखो बै से बिहारी, बै से बंगाली, ये बै वाले मागधी में चले जाएंगे। फिर हमारी उड़िया है, फिर हमारी असमिया है। उसके बाद हमारी अर्धमागधी में सिर्फ एक ही आएंगी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के हमारे 3 भाग है बोलियों के, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप जरूर याद कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, चाहे वो TGT है चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है। मतलब कि 0 से जो भी हिंदी विषय की परीक्षाएं होती है हर बार प्रश्न आता है और विद्यार्थी यहाँ गलती भी करता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, रिवीजन भी करवाऊंगी। पैसाची में लहंदा है, जटकी है, मुल्तानी ढिलाई। अब ये कहाँ से आ गए भाई, ये इनके उपनाम है, ठीक है। ये क्या है, इनके उपनाम है, इनको भी आप याद कर लेना, क्योंकि अभी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला तो पेपर गहराई से आएगा, ठीक है। नेट का तो आता ही है, कोई नेट की तैयारी कर रहा है तो। उसके बाद है हमारी ब्राह्मण है, हमारी सिंधी और पंजाब, ये इनके उपनाम है। खस पहाड़ी,
तो यहाँ एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। सोर्सेज में हमारी क्या है, पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती, कन्नौजी में मैंने आपको बताया था, कन्नौजी भी ऐड करना है। महाराष्ट्री में मराठी आएगा, मराठी। मागधी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आएगा। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आएंगी, पूर्वी हिंदी। उसके बाद पैसाची में लहंदा, ब्राचड़ में सिंधी, पंजाबी और पहाड़ी में खश। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषा। और मैं ये कहती कि मेरी हर वीडियो नंबर दिलाने वाली होगी, मुश्किल होगी क्योंकि भाई दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा नंबर लेने के लिए, ठीक है। डॉक्टर गिरियसन के अनुसार आधुनिक भारतीय भाषाओं को 3 उपशाखाओं में बांटा गया है। यहाँ आप देखेंगे किसके अनुसार, डॉक्टर गिरियसन का। भाई गिरियसन ने बड़ा अंग्रेजी के विद्वान होते, बड़ा हिंदी में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, ठीक है ना। हमारे देखेंगे बहिरंग उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा, अंतरंग उपशाखा। ये शायद नाम नहीं आए, लेकिन ये नाम अवश्य पूछे जाएंगे, यहाँ आपको जरूर ध्यान देना है। अब मैं 0 से शुरुआत कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे और देख लेंगे। पूर्वी हिंदी मैंने आपको थोड़ी देर बताया पहले, जिसमें आपकी क्या है, पूर्ववर्ग, दक्षिण मराठी, और यहाँ से प्रश्न शायद नहीं अभी आए, लेकिन यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा, हर बार बनता है। पूर्वी हिंदी में देखेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी में। फिर उसके बाद देखेंगे ये नाम आते हैं ना, मैंने आपको बताया था पश्चिमी हिंदी में, ये तो शायद नहीं भी आए, लेकिन इनको आप आगे वालों को जरूर याद रखना है, ठीक है। ये एक बार इनको 2-3 बार पढ़ लोगे, हो सकता है कि भी आजकल पेपर ऐसे आते हैं, नेट देख लिया करो आप। एक बार जो मुश्किल है उसको नजरों में ऐसे निकाल लो कि टिक मार जैसा तो हो जाए। पश्चिमी हिंदी में आप देखोगे खड़ी बोली है, ब्रज है, कन्नौजी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पश्चिमी हिंदी में ही है। फिर आपकी बुंदेली है, बांगरू है, हरियाणवी है, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, खानदेशी, बिली आदि है, ठीक है। पहाड़ी में आप देखेंगे पूर्वी पहाड़ी, केंद्रीय पहाड़ी, पश्चिमी, की पहाड़ी लगे हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में पढ़ेंगे खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, ठीक है। फिर है सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार है डॉक्टर गिरियसन के वर्गीकरण की अपेक्षा इनका वर्णन अधिक मान्य है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये वाले मान्य, ये क्या पेपर में इतने नहीं पूछे जाते हैं, ये पीछे वाले पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये क्या गिरियसन के अनुसार था। लेकिन अब कौन कर रहे हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और इनका मान्य भी है, ठीक है, इनका ज्यादा मान्य है। तो इनके अनुसार आप देखेंगे भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, उद्दची, प्रतिची, मध्य प्रतिची, इसमें देखेंगे आप उत्तरी, ये मतलब कि उत्तरी, ये नाम थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा मुश्किल है। सिंधी है, लहंदा है, पूर्वी पंजाबी है। पश्चिमी देखेंगे गुजराती, राजस्थानी, मध्यवर्ती पश्चिमी तथा हिंदी। पूर्वी में कोसली या पूर्वी एक ही नाम है, कोसली या कोसली कहीं, या पूर्वी हिंदी एक ही नाम है। मागधी प्रस्तुत में उड़िया, बंगला, असमिया, और दक्षिण में क्या मराठी है, ठीक है। तो उसके बाद और देखेंगे धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, तो धीरेन्द्र भी यही कर रहे हैं, बस क्या थोड़ा सा अंतर दिया है इन्होंने। सिंधी है, पंजाबी है, लहंदा है, गुजराती है। मध्यवर्ती में देखेंगे पश्चिमी, राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी। अब क्या है, आपको क्या करना है, पूर्वी में कौन से आएंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिम में कौन से आएंगे, राजस्थानी, गुजराती, कन्नौजी, ये वाले इसमें आते हैं, तो यही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये इसके अनुसार इसमें इतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। और फिर कह रही हूँ आज के लिए माफ़ी है भाई, आज क्या है थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल था मेरा, क्या है रिश्तेदार भी घर में आए हुए थे। लेकिन अब की आपको मैराथन वीडियो मिलेगी, लंबी वीडियो मिलेगी। दूसरी बात ये है कि मैं आपने कहा था कि मैम लाइव क्लास लीजिए, उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी। छोटा बच्चा है भाई, आगे पीछे करना पड़ता है। उसके बाद आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। TGT PGT ऑल TGT PGT के लिए है, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये है अब आपकी मर्जी, आपको यूट्यूब पर क्या खेलना है कि क्वेश्चन वही 3 नाटक उपन्यास और कहानी पढ़ना है, तो आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको क्या है आपके लक्ष्य तक लेकर जाऊंगी भाई। ये नहीं कि मैंने कहानी मुझे सिर्फ व्यू के लिए नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ से 2 विद्यार्थी जुड़े और वो अपने लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे।
ठीक है। मैं और अगर आप क्रमबद्धता से तैयारी करना चाहते हो, दिमाग पर जहन पर जोर लगाकर अपना क्या पाठ्यक्रम मजबूत बनाना चाहते हो, तो मेरे साथ जरूर जुड़े आप। ठीक है, मैं आपकी एक यूनिट वाइज क्रमबद्धता से तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार चैनल पर आए हो तो शेयर भी अवश्य कर देना। फिर कह रही हूँ कि आगे की जो वीडियो होंगी वो क्या है, लंबी लंबी आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।